स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट और आज डीएलसी लीगल न्यूज एंड नॉलेज के इस खास अंक में हम एक बहुत ही जरूरी विषय पर गहरी चर्चा करेंगे। एक ऐसा विषय जो खासकर वकीलों और लॉ स्टूडेंट्स के लिए समझना बहुत जरूरी है। हाँ, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मौलिक अधिकार की जो किसी भी नागरिक की आजादी और राज्य की जबरदस्त ताकत के बीच एक ढाल का काम करता है। बिल्कुल, खास तौर पे गिरफ्तारी के वक्त। जरा सोचिए एक पल के लिए, पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है लेकिन ये नहीं बताती कि क्यों। उसे अस्पताल ले जाया जाता है और बिस्तर से हथकड़ी लगाकर बांध दिया जाता है। क्या ये कानून की नजर में सही है? और अगर नहीं है तो इसका नतीजा क्या होता है? आज हम इसी की तह तक जाएंगे। हाँ, और इसके लिए हमारे पास भारत का संविधान है, खासकर अनुच्छेद 22, सीआरपीसी है और इन सबको एक साथ कसौटी पर कसने वाला सुप्रीम कोर्ट का एक बेहद ताजा और दमदार फैसला भी है। विहान कुमार बनाम हरियाणा राज्य का मामला। जी। और देखिए, आज हमारा मकसद सिर्फ कानून के प्रोविजंस को पढ़ना नहीं है। हम ये समझेंगे कि गिरफ्तारी की वजह ना बताना ये सिर्फ एक छोटी मोटी प्रोसेस की गलती नहीं है। ये एक ऐसी गलती है जो गिरफ्तारी की पूरी इमारत को ही गिरा सकती है। पूरी इमारत को? हाँ, और किसी भी आरोपी की हिरासत को पूरी तरह से गैर कानूनी बना सकती है। ये वकीलों के लिए जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए इस पूरे मामले को परत दर परत खोलते हैं। शुरुआत करते हैं उस नींव से, यहाँ से ये सारे अधिकार निकलते हैं, हमारा संविधान। तो ये जो अनुच्छेद 22(1) है, इसमें असल में लिखा क्या है? तो देखिए, अनुच्छेद 22(1) जो है वो बेसिकली दो बहुत सीधी लेकिन ताकतवर बातें कहता है। अच्छा। पहली, जिस भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसे जितनी जल्दी हो सके उसकी गिरफ्तारी की वजह बताई जाएगी। और दूसरी बात, उसे अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने और अपना बचाव करवाने के अधिकार से दूर नहीं रखा जा सकता। ये जो जितनी जल्दी हो सके वाला फ्रेज है, ये सुनने में थोड़ा अस्पष्ट लगता है। इसका असल मतलब क्या है? सही सवाल है, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक कानूनी खानापूर्ति नहीं है। राइट। ये शक्ति के संतुलन को बदलने वाला अधिकार है। आप सोचिए, जिस पल आपको गिरफ्तारी का कारण पता चलता है, हाँ। आप एक असहाय व्यक्ति से एक ऐसे नागरिक बन जाते हैं जो अपने बचाव की तैयारी शुरू कर सकता है। मतलब आपको पता है कि लड़ाई किस बात की है? एकदम। अगर आपको पता ही नहीं है कि आप पर आरोप क्या है तो आप अपने वकील को क्या बताएंगे? आप जमानत के लिए क्या दलील देंगे? ये अधिकार कानूनी लड़ाई की शुरुआत का, आप कह सकती हैं, पहला शंखनाद है। बिल्कुल सही कहा। और अनुच्छेद 22 में सिर्फ यही नहीं है, इसमें यह भी है कि गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। हाँ, जिसमें आने जाने का वक्त शामिल नहीं होता। राइट, लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी हैं, है ना? जैसे कि ये सेफगार्ड्स शत्रु देश के नागरिक पर लागू नहीं होते। हाँ, या फिर निवारक निरोध यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत गिरफ्तार लोगों पर। और निवारक निरोध की बात करना जरूरी है। बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक बहुत ही असाधारण ताकत है। मतलब सोचिए, सरकार आपको सिर्फ शक की बिना पर, बिना किसी मुकदमे के जेल में रख सकती है। भारत दुनिया के उन चुनिंदा लोकतंत्रों में से है जहां संविधान खुद इसकी इजाजत देता है। इसीलिए इस पर इतने सख्त नियम भी हैं। जी, जैसे 3 महीने से ज्यादा हिरासत के लिए एक सलाहकार बोर्ड की मंजूरी चाहिए, जिसमें हाई कोर्ट के जज होते हैं। ये हमेशा से एक कांटों भरा सवाल रहा है कि देश की सुरक्षा और एक व्यक्ति की आजादी के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। बिल्कुल। तो संविधान हमें एक बड़ा सैद्धांतिक अधिकार देता है, लेकिन सवाल ये है कि जब कोई पुलिस अधिकारी सड़क पर किसी को गिरफ्तार करता है तो ये सिद्धांत हकीकत में कैसे बदलता है? हाँ, जमीनी हकीकत क्या है? तो इसका जवाब हमें मिलता है पुलिस की हैंडबुक यानी दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की धारा 50 में। ये साफ साफ कहती है कि बिना वारंट के गिरफ्तारी करने वाले हर पुलिस अफसर की ये ड्यूटी है कि वो गिरफ्तारी की वजह और अगर मामला जमानती है तो जमानत के अधिकार के बारे में गिरफ्तार व्यक्ति को तुरंत बताए। अच्छा, तो यहाँ यथाशीघ्र की जगह तुरंत शब्द का इस्तेमाल है। जी, ये तो और भी सख्त है। हाँ, और भी सख्त है। और अब तो नए कानून भी आ गए हैं, तो क्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस में भी ये बना हुआ है? बिल्कुल। बीएनएसएस की धारा 47 में भी हूबहू यही प्रावधान है और ये दिखाता है कि ये सिद्धांत हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की आत्मा का हिस्सा है। मतलब ये हमेशा रहेगा? सरकारें बदल सकती हैं, कानून बदल सकते हैं, लेकिन ये मूल अधिकार बना रहेगा। अच्छा, तो ये अधिकार सिर्फ गिरफ्तार व्यक्ति तक ही सीमित नहीं है। सीआरपीसी में एक और धारा है 50A जो इस सुरक्षा कवच को और भी मजबूत करती है। ये क्या कहती है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। धारा 50A पुलिस पर एक और ड्यूटी डालती है कि वो गिरफ्तार व्यक्ति के किसी दोस्त, रिश्तेदार या जिसे भी वो व्यक्ति बताए उसे उसकी गिरफ्तारी की खबर दे। ये तो बहुत जरूरी है। हाँ, आप सोचिए, रात के 2 बजे किसी को घर से उठा लिया गया, अगर उसके परिवार को खबर ही ना हो तो वो तो बस ढूंढते ही रह जाएंगे। हाँ, वो अगले 24 घंटे तो यही पता लगाने में गुजार देंगे कि वो इंसान है कहाँ। वकील करना तो बहुत दूर की बात है। ये धारा 50A उस अंधेरे में एक टॉर्च का काम करती है। तो ये सारे कानून तो अपनी जगह हैं, लेकिन जब असल मामला कोर्ट पहुंचता है तब क्या होता है? चलिए अब उस केस पर वापस आते हैं। विहान कुमार बनाम हरियाणा राज्य, इस केस के फैक्ट्स क्या थे? तो विहान कुमार को आईपीसी की कई गंभीर धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था। जैसे धोखाधड़ी यानी 420, जालसाजी मतलब 467, 468 ऐसी धाराएं शामिल थीं। और उनका तर्क बहुत सीधा और एक ही था कि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तारी की वजह नहीं बताई। लेकिन पुलिस का क्या कहना था? जाहिर है उन्होंने इस बात से इनकार किया होगा। हाँ बिल्कुल, पुलिस ने 3 बातें कही। अच्छा। पहली, कि हमने उन्हें मौखिक रूप से बता दिया था। अच्छा। दूसरी, हमने इसका जिक्र अपनी केस डायरी में भी किया है। और तीसरा, हमने गिरफ्तारी की सूचना उनकी पत्नी को दे दी थी। और जैसा मैंने शुरू में बताया,
मामले में एक और परेशान करने वाली बात थी। हाँ, वो हथकड़ी वाली बात। जब विहान कुमार अस्पताल में थे तो उन्हें बिस्तर से हथकड़ी लगा के बांध दिया गया था। यहीं पर एक बड़ा सवाल उठता है जो असल प्रैक्टिस में हर वकील के सामने आता है। पुलिस कह रही है हमने बताया, आरोपी कह रहा है नहीं बताया, पुलिस के पास केस डायरी में एक एंट्री भी है, पत्नी को भी बता दिया, तो कोर्ट कैसे तय करेगा कि सच क्या है? यही इस केस का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस की इन दलीलों को एक एक करके खारिज कर दिया। अच्छा, कैसे? कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी की वजह जानने का अधिकार सीधे गिरफ्तार व्यक्ति का है। ये कोई ऐसी चिट्ठी नहीं है जो आप उसके परिवार को देकर अपनी जिम्मेदारी से बच जाएं। मतलब ये पर्सनल राइट है? हाँ, पर्सनल है। पत्नी को बताना धारा 50A का पालन हो सकता है, लेकिन अनुच्छेद 22(1) का नहीं। और उस केस डायरी के एंट्री का क्या हुआ? वो तो एक ऑफिशियल रिकॉर्ड है। कोर्ट ने उस पर भी बहुत सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने कहा कि यह साबित करने का बोझ, ए बर्डन ऑफ प्रूफ, हमेशा पुलिस पर होता है कि उन्होंने वजह बताई थी। पुलिस को साबित करना होगा। हाँ, सिर्फ केस डायरी में एक लाइन लिख देना काफी नहीं है, क्योंकि वो तो एक आप कह सकते हैं सेल्फ सर्विंग डॉक्यूमेंट है। पुलिस अपनी डायरी में कुछ भी लिख सकती है। कोर्ट ने अपने पुराने पंकज बंसल मामले का हवाला दिया, जहां कोर्ट पहले ही कह चुका था कि गिरफ्तारी की वजह लिखित में दी जानी चाहिए, ताकि कोई विवाद ही ना रहे। बिल्कुल। कोर्ट ने कहा कि सूचना सार्थक यानी मीनिंगफुल होनी चाहिए। सिर्फ आईपीसी की धाराओं के नंबर बता देना काफी नहीं है, आपको बताना होगा कि आपके खिलाफ असल में आरोप क्या है। तो कोर्ट ने माना कि गिरफ्तारी का आधार नहीं बताया गया। इसका नतीजा क्या हुआ? क्या पुलिस को बस एक चेतावनी देकर छोड़ दिया गया? नहीं, और यही इस फैसले की सबसे बड़ी बात है। क्या? कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 22(1) का उल्लंघन होने से पूरी गिरफ्तारी ही शुरू से गलत यानी विशिएटेड हो जाती है। विशिएटेड मतलब कानून की नजर में वो गिरफ्तारी कभी हुई ही नहीं मानी जाएगी। ये ऐसा है जैसे किसी इमारत की नींव ही गलत हो। तो आप ऊपर कितनी भी मंजिलें बना लें, वो सब गैर कानूनी है? एकदम। 1 मिनट, ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब अगर गिरफ्तारी ही गैर कानूनी हो गई तो उसके बाद जो भी हुआ, मजिस्ट्रेट का रिमांड देना, पुलिस का चार्जशीट फाइल करना, उस सब का क्या होगा? वो सब भी उस गैर कानूनी हिरासत को सही नहीं ठहरा सकते। अच्छा, अगर पेड़ की जड़ ही जहरीली है तो उसके फल भी जहरीले ही होंगे। कोर्ट का यही कहना था। जब शुरुआती हिरासत ही अवैध थी तो बाद की कोई भी कानूनी कार्रवाई उसे वैध नहीं बना सकती। और इसका सीधा नतीजा ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने विहान कुमार को तुरंत रिहा करने का आदेश दे दिया। वाह, ये तो दिखाता है कि प्रक्रिया का पालन करना कितना ज्यादा जरूरी है। बहुत ज्यादा। और उस हथकड़ी वाली बात का क्या हुआ? कोर्ट ने उस पर कुछ कहा? हाँ, कोर्ट ने उस घटना को भी नजरअंदाज नहीं किया। कोर्ट ने अस्पताल में बिस्तर से हथकड़ी लगाने को अनुच्छेद 21 के तहत मिली मानवीय गरिमा यानी ह्यूमन डिग्निटी का घोर उल्लंघन माना। तो ये सिर्फ प्रोसीजर का उल्लंघन नहीं बल्कि मानवीय गरिमा का भी उल्लंघन था। बिल्कुल। कोर्ट ने कहा कि ये अस्वीकार्य है और राज्य सरकार को इस पर दिशा निर्देश बनाने का आदेश दिया ताकि भविष्य में ऐसा न हो। ये दिखाता है कि कोर्ट सिर्फ कानूनी बारीकियों में नहीं उलझता बल्कि वो मौलिक अधिकारों का असली संरक्षक भी है। तो इस पूरी चर्चा से खासकर हमारे वकील और लॉ स्टूडेंट श्रोताओं के लिए मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं, अगर हम उन्हें पॉइंट्स में समेटना चाहें? तो पहला और सबसे साफ सबक ये है, गिरफ्तारी की वजह बताना पुलिस की मर्जी नहीं बल्कि एक अनिवार्य संवैधानिक ड्यूटी है। इसमें कोई अगर मगर नहीं हो सकता। दूसरा, ये जानकारी ऐसी भाषा में होनी चाहिए जिसे गिरफ्तार व्यक्ति समझता हो। सिर्फ अंग्रेजी में कानूनी जार्गन बोल देना काफी नहीं है। सही बात है। और तीसरा, जैसा हमने अभी चर्चा की, ये साबित करने का बोझ हमेशा पुलिस पर है कि उन्होंने ये ड्यूटी निभाई। बिल्कुल। और इस एक गलती से पूरी गिरफ्तारी ही अवैध हो जाती है। ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं जिसे बाद में सुधारा जा सके। तो इसका मतलब जमानत पर भी इसका सीधा असर पड़ता होगा। और यही हमारा 5वां पॉइंट है। ये जमानत पाने का एक बहुत मजबूत आधार बन जाता है। विहान कुमार मामले में कोर्ट ने यहां तक कहा कि ये जमानत पर लगी सख्त वैधानिक पाबंदियों को भी दरकिनार कर सकता है, जैसे पीएमएलए जैसे कानूनों में होती हैं। अच्छा। तर्क सीधा है, जब गिरफ्तारी अवैध है तो हिरासत का कोई कानूनी आधार ही नहीं बचता, तो जमानत पर बहस ही क्यों? और आखिरी और छठा पॉइंट जो शायद सिस्टम के लिए सबसे जरूरी है, वो हर मजिस्ट्रेट के लिए एक संदेश है। रिमांड देते समय हर मजिस्ट्रेट का यह फर्ज है कि वो ये चेक करे कि अनुच्छेद 22(1) और सीआरपीसी की धारा 50 का पालन हुआ है या नहीं। ये सिर्फ एक रबर स्टैंप लगाने का काम नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मजिस्ट्रेट को यह सुनिश्चित करना है कि पुलिस ने गिरफ्तार व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का सम्मान किया है। वो आजादी और पुलिस की ताकत के बीच के पहले गेटकीपर हैं। तो आज हमने देखा कि कानूनी प्रक्रिया सिर्फ कुछ नियम कायदों की लिस्ट नहीं है बल्कि ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सार है। संविधान और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये साफ किया है कि राज्य की शक्ति असीमित नहीं है। एक व्यक्ति चाहे उस पर कितना भी गंभीर आरोप क्यों न हो, कुछ ऐसे मौलिक अधिकारों का हकदार है जिन्हें छीना नहीं जा सकता। विहान कुमार का मामला इसी बात की एक ताकतवर याद दिलाता है। बिल्कुल। और इस फैसले ने यह भी साफ कर दिया है कि पुलिस अब अस्पष्ट डायरी एंट्री या मौखिक दावों के पीछे नहीं छिप सकती। तो मैं श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ना चाहता हूँ। जी बताइए। आज के डिजिटल युग में गिरफ्तारी की वजह बताने का एक समकालीन और निर्विवाद सबूत क्या हो सकता है? क्या बॉडी कैमरा की रिकॉर्डिंग या गिरफ्तारी के वक्त दिए गए एक डिजिटल मेमो को भविष्य में स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बनाया जा सकता है? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। हाँ, क्योंकि ये न सिर्फ आरोपी के अधिकारों की रक्षा करेगा बल्कि पुलिस को भी झूठे आरोपों से बचाएगा।